Chapter number 3, The Ganga. This chapter has been written by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. About the lesson. The Ganga is an extract from the last will and testament of Pandit Jawaharlal Nehru. ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, निष्कर्ष है, पार्ट है, पोर्शन है। कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, अंतिम इच्छा पत्र और वसीयतनामा। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम इच्छा पत्र और वसीयतनामा का यह एक पोर्शन है, पार्ट है, या वहाँ से ये लिया गया है। आगे लिखा गया है, ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। इस वसीयतनामा में क्या करते हैं? ही एक्सप्रेसेज, वह व्यक्त करते हैं, हिज ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, टू द पीपुल ऑफ इंडिया, किसके प्रति? भारतीय लोगों के प्रति, फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, किस लिए? उनके प्रेम, प्यार और स्नेह के लिए। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग who were his fellow partner. He is also grateful to his colleague, वह अपने सहयोगियों के लिए भी ग्रेटफुल हैं, यानी कृतज्ञ हैं। who were, जो थे, his fellow partner, उनके साथी थे। पार्टनर माने क्या होता है? साथी। उनके सहयोगी थे, साथी थे, जो उनके लिए भी वो कृतज्ञ थे, जो उनके तमाम मिशन में उनके साथ साथ रहा करते थे। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो अकेले तो कोई लड़ नहीं सकता है, सहयोगियों, साथियों, दोस्तों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वे अपने फेलो पार्टनर, अपने कलीग्स का भी वो बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नेहरू वांट्स, नेहरू चाहते हैं, दैट, कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को क्रीमेट किया जाए, जलाया जाए, यानी दाह संस्कार किया जाए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के उपरांत। ही विशेष, वह इच्छा रखते हैं या वह चाहते हैं, दैट, कि अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी इमर्ज्ड in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields. He wishes, वह चाहते हैं, वह इच्छा रखते हैं, that, कि a handful of his ashes, उनकी राख का एक मुट्ठी भर, be emerged, प्रवाहित किया जाए, विसर्जित किया जाए। इमर्ज माने विसर्जित किया जाए। इन द गंगा, गंगा नदी में। एंड द मेजर पोर्शन, और जो ज़्यादा पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, मुख्य भाग है, ज़्यादातर पोर्शन जो होगा उसका, बी स्केटर्ड, बिखेरा जाए, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर बिखेरा जाए। तो ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी राख को गंगा नदी में विसर्जित किया जाए और ज़्यादातर पोर्शन को खेतों में बिखेरा जाए? इस चैप्टर में इसका जवाब मिलेगा। और इस चैप्टर में इस बात का भी जवाब मिलेगा कि वे अपने सहयोगी के प्रति इतना आभार व्यक्त करते हैं और अपने देश के लोगों के प्रति इतना ग्रेटफुल क्यों हैं। इन सब 3-4 क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। मेन टेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 1, जो यहाँ से मेन टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है।
लिखा गया है स्टार्टिंग में, आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people. I have received, मैंने रिसीव किया है, मैंने प्राप्त किया है, so much love and affection, इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह, from the Indian people, भारतीय लोगों की तरफ से, that, जिसको, nothing, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट आई टू डू, जिसको मैं करूं, और कैन रीपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और उसको चुकता कर सकूं, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा भी अंश। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट आई टू डू, जो मैं करूं और वो क्या कर सके, उस काम की वजह से उसको मैं रीपे कर सकूं, मतलब कुछ भी करके उनके लव एंड अफेक्शन को मैं रीपे नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और आगे लिखते हैं, और वास्तव में, और सचमुच, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, कोई वापसी भी नहीं हो सकती है, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, कोई वापसी भी नहीं हो सकती, कोई रीपेमेंट भी नहीं हो सकता है, ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन, इतनी मूल्यवान चीज़ का जैसा कि अफेक्शन होता है, जैसा कि स्नेह होता है, उसका कोई वापसी भी नहीं हो सकता है। सही बात है, अगर कोई आपसे लव करता है, अफेक्शन रखता है, स्नेह करता है, दुलार करता है, जैसे माँ बाप करते हैं, तो उसका वापसी कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी वापसी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी करें उसको वापस आप नहीं कर सकते हो। वही ये कह रहे हैं, यानी वो ऋण बना ही रहेगा हमेशा। आगे लिख रहे हैं, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired, बहुत से लोगों को प्रशंसा हुई है। एडमायर माने प्रशंसा करना। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा हुई है। सम हैव बीन रिवार्ड, कुछ लोगों को सम्मान भी मिला है। बट, लेकिन, द अफेक्शन, जो स्नेह है, ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपुल, सभी वर्गों के भारतीय लोगों की तरफ से जो मुझे अफेक्शन मिला है, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है, इन सच एब्यूडेंट मेजर, इतने भारी मात्रा में, एब्यूडेंट मतलब ज़्यादा, मेजर मतलब मात्रा में, डैट, जिसको आई, जिसके वजह से आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ इसके द्वारा कि क्या इतना प्यार, इतना दुलार किसी को मिल भी सकता है लोगों से। आगे लिख रहे हैं, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लीव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड दियर अफेक्शन। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल यह व्यक्त कर सकता हूँ, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट, कि इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लीव, शेष जो वर्ष हैं जो मैं जीवित रह सकता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं बनूँगा, ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के प्रति, एंड दियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति मैं अयोग्य नहीं बनूंगा।
यानी जो अफेक्शन और लव उन्होंने मुझे दिया है उसके प्रति मैं अयोग्य नहीं बनूंगा, कुछ न कुछ उनकी भलाई के लिए मैं करता रहूँगा। उनका पूरा तो मैं रिपेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अयोग्य भी नहीं बनूंगा और कुछ न कुछ मैं करता रहूँगा उनके वेलफेयर के लिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा गया है, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग आई वो एंड even deeper debt of gratitude. To my innumerable comrades and colleagues, मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति आई वो मैं ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड कहीं ज़्यादा कृतज्ञता के कर्ज से ऋणी हूँ मैं। अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति मैं कहीं ज़्यादा ऋणी हूँ कृतज्ञता के कर्ज से। डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का कर्ज, कृतज्ञता यानी आभार का कर्ज, आभार के कर्ज से मैं कहीं ज़्यादा ऋणी हूँ अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrow which inevitably accompany them. ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने साथियों और सहयोगियों सहकर्मियों के प्रति ज़्यादा ऋणी हूँ, ज़्यादा कर्जदार हूँ कृतज्ञता के बोझ से, कृतज्ञता के कर्ज से। आगे इसको क्लेरिफाई भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम जॉइंट पार्टनर रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान अंडरटेकिंग मतलब होता है जोखिम भरे कामों में हम साथ ही रहे हैं। यानी जोखिम भरे कामों में आपका जो साथ देता है उसका तो आप ज़्यादा ऋणी रहेंगे ही, इसीलिए। एंड हैव शेयर्ड और हमने शेयर किया हुआ है, बांटा हुआ है क्या, ट्रम्प विजय को। यानी अंडरटेकिंग में जोखिम भरे कामों में कभी विजय मिलता है, विक्ट्री मिलती है, एंड कभी क्या मिलता है, दुख मिलता है। which inevitably accompany them जो अनिवार्य रूप से अपरिहार्य रूप से उसके साथी थे। इसको हम क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम जोखिम पूर्ण कामों में साथी थे। एंड हैव शेयर्ड और हमने शेयर किया हुआ है, ट्रम्प एंड सॉरो विजय और दुख। और ये जो विजय और दुख हैं उसके जो हैं क्या हैं, जो अनिवार्य रूप से उसके एक कंपनी थे, साथ थे, उसके साथी थे, उसमें थे, शामिल थे। एक कंपनी दे मतलब शामिल थे। ग्रेट अंडरटेकिंग में ट्रम्प और सॉरो अनिवार्य रूप से उसमें शामिल थे। उसको हमने क्या किया है, शेयर किया हुआ है। यानी जब हम अंडरटेकिंग करते थे, ग्रेट अंडरटेकिंग, कहीं लड़ाई लड़ते थे, कहीं मोर्चा खोलते थे, सरकार जो अंग्रेज़ी हुकूमत होगी उसके प्रति हम लड़े होंगे, चाहे तमाम बुराइयां होंगी इसके प्रति हम लड़े होंगे, तो कहीं हमें विजय मिला, कहीं हमें पराजय मिला, जो अनिवार्य रूप से किसी भी मुश्किल भरे कामों का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरी बॉडी को दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं एक फॉरेन कंट्री में मरूँ,
माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी को वहीं पर क्रीमेट किया जाए। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी बॉडी को वहीं क्रीमेट किया जाए। एंड माई एसेज, और मेरी राखों को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी भर ऑफ दीज, यानी इन राखों का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में फेंका जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका जो मेजर पोर्शन हो डिस्पोज्ड, डिस्पोज किया जाए। इन द मैनर, यानी तरीके से, किस तरीके से, जो नीचे बताए गए हैं, इंडिकेट किए गए हैं। यहाँ पर OFF होना चाहिए मेरे ख्याल से, OFF, डिस्पोज्ड ऑफ, ये मिसप्रिंटिंग है ये। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, कोई भी हिस्सा इन राखों का, शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, शुड बी रिटेन यानी न रखा जाए, और प्रिजर्व या उसको संरक्षित न किया जाए, बचा करके न रखा जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, कोई भी हिस्सा इन राखों का बचा कर न रखा जाए, रिटेन न किया जाए, या अथवा इसको संरक्षित न किया जाए। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा गया है। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। लिख रहे हैं माई डिजायर, जो मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी भर मेरी राखों का फेंका जाए गंगा नदी में इलाहाबाद के पास। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व वाली बात नहीं है इसमें। जो मैं मेरी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे राख का एक मुट्ठी भर गंगा नदी में इलाहाबाद के पास फेंका जाए, ये धार्मिक महत्व की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये बोल रहे हैं। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा मानना है, मेरा विचार है, मेरी बात है, धार्मिक भावना से ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये। तो क्यों बोल रहे हैं, आगे लिखेंगे, इसको क्लियर करेंगे ये। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इन द मैटर, इस मामले में, इस विषय में, किस विषय में, कि गंगा नदी में मेरे राखों को विसर्जित किया जाए, इस मैटर में। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। तो क्या है, आगे लिख रहे हैं, आई हैव बीन अटैच्ड, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा, गंगा नदी से, एंड द जमुना, और जमुना नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस, कब से, सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ गंगा और जमुना नदी से, इलाहाबाद में। तो आपको मालूम होना चाहिए गंगा और यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में है, यहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया हूँ, दिस अटैचमेंट, यह जो जुड़ाव है, हैज़ आल्सो ग्रोन, यह जुड़ाव भी ग्रो हुआ है, बढ़ा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड, इन दोनों नदियों का बदलता हुआ मूड मैंने देखा है, रूप देखा है। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे सीजन बदले हैं, सीजन बदले हैं, वैसे वैसे मैं इनका बदलता हुआ रूप भी मैं देखा हूँ। एंड हैव ऑफन थॉट,
और प्रायः मैंने सोचा है। ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, इतिहास और मिथ यानी पौराणिक घटनाओं, मिथ मन क्या होता है, पौराणिक घटनाओं के बारे में भी मैंने सोचा है। एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में मैंने सोचा है। एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड, मैं इनके बदलते हुए मूड्स को मैंने देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदले हैं। एंड ऑफन थॉट, और मैंने प्रायः सोचा भी है। ऑफ दियर हिस्ट्री, ऑफ द हिस्ट्री, मिथ, इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों, कहानियों और को मैंने प्रायः सोचा हुआ है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो इनसे जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर देम होगा, एन नहीं, यहाँ पर एम होगा। अटैच टू देम, जो इनसे जुड़ी हुई हैं, इनसे, इन नदियों से क्या जुड़ी हुई है, इतिहास जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंपराएं जुड़ी हुई हैं, गीत गाने जुड़े हुए हैं, कहानी जुड़ी हुई है, इनसे जो जुड़ी हुई है, इन दोनों नदियों से जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, युगों युगों से जुड़ी हुई हैं, आज से ही नहीं, युगों युगों से इन नदियों से इतिहास जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंपराएं जुड़ी हुई हैं, गीत गाने जुड़े हुए हैं, कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, आप जानते ही हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जुड़ी हुई हैं और इनके बहते हुए पानी का पार्ट बन गया है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। क्या लिखा गया है? द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fear, her songs of triumph, her victories and defeat। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। आप जानते ही हैं, गंगा ज़्यादातर भारत में ही बहती हैं, थोड़ा बहुत बांग्लादेश में बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ये जाके बांग्लादेश में बहती हैं, और बांग्लादेश भी तो पहले भारत का ही पोर्शन था। तो गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है, जो हिमालय में है, और ये जो है भारत के तमाम राज्यों से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। और गंगा नदी में ढेर सारी नदियाँ भी मिलती हैं, इसकी ज़्यादातर सहयोगी नदियाँ भी हैं। तो इसीलिए कहा गया है ये अन्य किसी देश में नहीं बहती है, ये भारत में ही जो है बहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो है इन्हीं राज्यों में, उत्तराखंड से निकलती हैं ये, ठीक है। और इनकी तमाम सहयोगी नदियाँ भी हैं। तो इससे क्या है, इसे कह सकते हैं कि ये भारत की नदी हैं ये। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, प्यारी हैं, बिलव्ड मतलब प्यारी हैं, ऑफ हर पीपुल अपने लोगों के लिए क्या है, ये बहुत प्यारी हैं। राउंड व्हिच, जिनके चारों तरफ, यानी इस नदी के चारों तरफ, आर इंटरविंड गुथे हुए हैं, हर रेशियल मेमोरी, हर मतलब इस देश की, भारत माँ की, हर मतलब किसके लिए आया, देश के लिए आया। हर रेशियल मेमोरी, इसकी जातिगत यादें, रेस मतलब क्या होता है, जात, रेशियल मतलब जातिगत यादें। हर होप, इसकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। हर एंड फियर, और भय भी जुड़ा हुआ है। हर सॉन्ग, इसके गीत जुड़े हुए हैं, इसके गाने जुड़े हुए हैं। ऑफ ट्रम्प, विजय के गीत जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज, इसके विजय जुड़े हुए हैं।
एंड और पराजय भी जुड़े हुए हैं। डिफीट माने पराजय। तो इस नदी के चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें गुथी हुई हैं, यानी पूरा एक परंपरा जो कह सकते हैं। इस नदी परंपरा जो है इस नदी के चारों तरफ है। आप जानते हैं भी कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होती थी। तो भारत में ज़्यादातर परंपराएं, संस्कृति, सभ्यताएं गंगा नदी के आसपास ही जुड़ी। और नदियों के किनारे की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए परंपराएं इसी के आसपास जुड़ती हैं। और पानी की भी उपलब्धता होती है, इसीलिए ये गंगा नदी अपने देश के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं, सदियों से हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She has been a symbol, वह एक सिंबल रही हैं या एक प्रतीक रही हैं। सिंबल माने प्रतीक, एक प्रतीक रही हैं ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के एज लॉन्ग मतलब पुराने, इतने साल पुराने संस्कृति और सभ्यता का ये क्या रही है, सिंबल रही हैं, प्रतीक रही हैं। यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान किससे है? कहीं ना कहीं गंगा नदी से ही है। एवर चेंजिंग, हमेशा ये बदलती रही हैं। एवर फ्लोइंग, हमेशा ये निरंतर बहती रही हैं, कभी इसमें जल खत्म नहीं हुआ है। एंड एट, और फिर भी एवर द सेम गंगा, फिर भी वही गंगा बनी हुई है, सेम गंगा बनी हुई है, हमेशा बह रही हैं, हमेशा चल रही हैं, हमेशा चेंज हो रही हैं, लेकिन वही गंगा है। ये जो 1000 पहले गंगा होंगी वो भी आज की गंगा भी वही है, मतलब कोई इसमें बदलाव नहीं है। सी रिमाइंड्स मी, वह रिमाइंड कराती है मुझे, यानी किनको? पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है किसकी? ऑफ, किसकी? स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढके हुए, बर्फ़ से, स्नो माने बर्फ़, बर्फ़ से ढके हुए चोटियों की, एंड डीप वैली, और गहरी घाटियों का मुझे याद दिलाती हैं, गहरी घाटियों का याद दिलाती हैं ये। तो चूँकि ये पर्वतीय इलाकों से निकल के आती हैं तो पर्वतों में घाटियाँ भी होती हैं, उन घाटियों में नदियाँ बहती हैं। घाटियाँ दो पहाड़ों के बीच में, जो पर्वतों के बीच में बनती है, तो गहरी गहरी घाटियों के बीच में नदियाँ बहती हैं। ठीक है। ऑफ हिमालयाज, हिमालय के बर्फ़ से ढके हुए चोटियों और गहरी घाटियों का हमें रिमाइंड कराती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ है। किनको? स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय को ये बहुत प्यार करते थे। और किसकी याद दिला रही हैं? एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, तो हिमालय पर तो आपको ये मिलेगा, स्नो कवर पीक एंड डीप वैलीज। और हिमालय से जब नीचे आप धीरे उतरेंगे, मैदानी क्षेत्रों में आएंगे, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? रिच एंड वास्ट प्लेन, समृद्ध। समृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्लेन होता है वो काफ़ी समृद्ध होता है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। समृद्ध और वास्ट यानी लंबे चौड़े, विस्तृत, वास्ट माने विस्तृत मैदानी भागों का, नीचे पहाड़ों के नीचे जब आएंगे तो विस्तृत आपको मैदान भी देखने को, मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। वेयर, जहाँ पर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी, एंड वर्क, मेरे कार्य, हैव बीन कास्ट, मेरे कार्य और ज़िंदगी ढले हुए हैं, यानी मैंने ज़िंदगी गुजारी है। कहाँ पर? प्लेन एरिया में, इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्लेन एरिया में पड़ता है।
पैराग्राफ नंबर 4 है, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमिंग and full of mystery as the evening shadow falls, a narrow, slow and graceful stream in the winter and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India's running into the present and flowing onto the great ocean of the future. हिंदी देखते हैं इसका। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट में ये स्माइल करती हुई, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। और डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मतलब कि अंधेरी, डार्क मतलब कि अंधेरी, ग्लूमी उदासी भरी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्यों से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे ही शाम का छाया गिरता है इन पर, यानी सूर्य जब डूबते हैं शाम के समय, सूर्यास्त जब होता है, जब छाया पड़ता है इस पर, तो क्या हो जाती हैं ये, डार्क हो जाती हैं, ग्लूमी हो जाती हैं और रहस्यों से भरी हुई हो जाती हैं ये, यानी इनका जो है मूड बदल जाता है। ए नैरो, एक संकीर्ण, नैरो मतलब पतला, संकीर्ण। स्लो धीरा, एंड ग्रेसफुल मतलब कि आराम से चलने वाली स्ट्रीम, जलधारा। इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में इनकी जलधारा कैसी होती है, नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल होती है, आराम से चलने वाली, धीरे धीरे और पतली धारा होती है सर्दियों में। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में बारिश होता ही नहीं है, तो नदियों में पानी कम हो जाता है और सर्दियों में ग्लेशियर भी नहीं पिघलते हैं। जहाँ से ये निकलती हैं गंगोत्री से, वहाँ ग्लेशियर भी नहीं पिघलता है, बल्कि ग्लेशियर तो और बनता है वहाँ पर, बर्फ़ और जमता है। इसीलिए नदियों में पानी ठंडी के दिनों में कम हो जाती है और मानसून के सीज़न में उसमें जल स्तर बढ़ जाता है, नदियाँ और चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड वास्ट, और वास्ट मतलब होता है बृहद, बड़ा। एंड वास्ट और बृहद, रोरिंग थिंग, दहाड़ने वाली चीज़। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में ये वास्ट और रोरिंग थिंग जैसी हो जाती हैं, यानी गर्जना करके चलती हैं इनकी जलधारा जो है। ब्रॉड बोसम्ड, बड़े वक्षस्थल, यानी जो वक्षस्थल से मतलब है उनका जो है आकार है, जो उनका जो है जलधारा का जो है चौड़ाई है, उससे मतलब है। बोसम्ड, आलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल कैसे हो जाती हैं, आलमोस्ट लगभग ये समुद्र की जैसी लगने लगती हैं। एंड विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के जैसी शक्ति, विनाशकारी शक्ति वाली ये हो जाती हैं ये। तो नदियाँ जो होती हैं मानसून के सीजन में, वो उनकी चौड़ाई बढ़ जाती हैं, ब्रॉड बॉसम्ड हो जाती हैं, गंगा नदी भी हो जाती हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग समुद्र जैसी हो जाती हैं वो। तो वास्तव में मानसून के सीजन में यदि आप गंगा नदी को देखें तो ये उनका दूसरा सिरा आप नहीं देखेंगे, जहाँ पड़े रहेंगे उससे जो है अगला सिरा आप नहीं देख पाएंगे। एक सिरे पे खड़े रहेंगे, दूसरा सिरा इतना दूर रहेगा कि आपको नज़र ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये तो कोई नदी नहीं, ये कोई समुद्र है, ऐसा आपको लगेगा। और काफ़ी भयावह भी लगेगा। समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, काफ़ी भयावह भी लगेगा, विनाशकारी लगेगी ये। इतनी नदी, इतनी अपने साथ पानी लेकर के ये रन करती है। ओके, आगे लिखा गया है, द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया।
द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही हैं। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही हैं। ए सिंबल, एक प्रतीक और याद, प्रतीक और याद मेरे लिए रही हैं। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के पास्ट का, भारत के इतिहास का एक यह याद और प्रतीक मेरे लिए रही हैं। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन, और बह रही हैं। ऑन टू द ग्रेट ओशन, कहाँ के लिए बह रही हैं, कहाँ जा रही हैं। ग्रेट ओशन, महान महासागरों में जाके गिर रही हैं। ओशन मतलब क्या होता है, सागर, समुद्र। ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महासागर में की तरफ जा रही हैं ये। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य के महासागरों की तरफ ये बह रही हैं ये। तो भारत के फ्यूचर को ग्रेट ओशन से तुलना किया गया है। भारत के फ्यूचर को ग्रेट ओशन से तुलना किया गया है यहाँ पर। और गंगा नदी जो आप बह रही हैं उनको किससे बताया गया है, भारत के कल्चर के सिंबल के रूप में और मेमोरी के रूप में बताया गया है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 क्या लिखा गया है। एंड दो I have discarded much of tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her, and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body एंड द स्पिरिट। देखते हैं इसका मतलब। एंड दो, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने बहिष्कार किया है। डिस्कार्ड मतलब बहिष्कार करना। आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, ज़्यादातर पास्ट के परंपरा और रीति रिवाजों को। कस्टम मतलब रीति रिवाजों को, ट्रेडिशन में परंपरा को मैंने क्या किया है, डिस्कार्डेड किया है, बहिष्कार किया है। एंड एन एंसियस, और एक चिंतित भी हूँ मैं। एंसियस मतलब चिंतित हूँ। डैट इंडिया शुड रीड, भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। हर सेल्फ, अपने आप को छुटकारा दिला लेना चाहिए। ऑफ ऑल सेकल्स, उन सभी जंजीरों से छुटकारा पा लेना चाहिए। डेट बाइंड, जो बांधती हैं। एंड कॉन्स्टेंट, और बाधा बनती हैं या रोकती हैं। हर, उसको। एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को बांटती भी हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और रोकती हैं। सप्रेस मतलब रोकती हैं। वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोकती हैं। एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं। प्रिवेंट माने भी रोकना होता है। द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। एंड स्पिरिट, और आत्मा के भी स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राचीन ट्रेडिशन और कस्टम है उनमें से ज़्यादातर को ये क्या करते हैं, ये डिस्कार्ड, बहिष्कार करते हैं। क्योंकि वे क्या करती हैं, भारत के लोगों में मतभेद पैदा करती हैं। तो ऐसे ये किसी भी परंपरा को नहीं मानना चाहते हैं जो मतभेद पैदा करें। दो यद्यप आई सीक, मैं चाहता हूँ। ऑल दिस, ये सब चाहता हूँ मैं। एट, फिर भी। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ। टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को
वहाँ से किनारा नहीं करना चाह रहा हूँ, काटना नहीं चाहता हूँ, मतलब अपने आप को काट के अलग नहीं करना चाहता हूँ इन परंपराओं से। फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, ये जो इतिहास है उससे मैं बिल्कुल कटना नहीं चाहता हूँ। जो खराब रीति रिवाज परंपराएं उससे तो मैं कटना चाहता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से मैं कम्प्लीटली अपने पास्ट से मैं कटना नहीं चाह रहा, हटना नहीं चाह रहा हूँ मैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, like all of us, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। देखते हैं इसका मतलब। आई एम प्राउड, मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं महान विरासत किसके लिए आया है? भारत के इतिहास के लिए आया है। दैट हैज़ बीन, जो रहे हैं, एंड इज, और हैं, आवर्स, हमारे रहे हैं, हमारे हैं, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं कॉन्शियस हूँ, मतलब कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं इसके बारे में मैं क्या हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं सचेत हूँ, मैं कॉन्शियस मतलब सचेत। दैट कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, सब लोगों की तरह से, हम लोगों की तरह से, एम ए लिंक, मैं भी ये क्या हूँ, कड़ी हूँ मैं। आई टू एम ए लिंक, मैं भी ये क्या हूँ, लिंक हूँ। इन द अनब्रोकन चैन, ना टूटने वाली, अनब्रोकन मतलब ना टूटने वाली, यानी कंटिन्यूअस चेन, श्रृंखला का मैं भी क्या हूँ, एक लिंक हूँ मैं। जैसे भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास को अगर चेन माना जाए तो इसमें प्रत्येक लोग क्या हैं, एक एक कड़ी हैं। तो पंडित जी भी क्या हैं, एक उनमें एक कड़ी अपने आप को मानते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, उस चेन से, उस श्रृंखला से, उस ग्रेट इनहेरिटेंस से, उस पास्ट से, उस हिस्ट्री से वे अपने आप को अलग नहीं करना चाहते हैं, बल्कि कुछ पास्ट ट्रेडिशन और कस्टम से ये अलग होना चाहते हैं, उसको ये डिस्कार्ड भी करते हैं, क्योंकि भी जो पास्ट ट्रेडिशन और कस्टम रहे हैं यहाँ के लोगों को आपस में बांटते हैं और फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड को ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, रोकते हैं। तो अनब्रोकन चेन की बात करते हैं। अनब्रोकन चेन विच गोज बैक, जो काफ़ी, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है। इन द इनमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इमेमोरियल पास्ट से शुरू होती है। इमेमोरियल मतलब कि अतीत या स्मरणीय, भारत के स्मरणीय इतिहास के साथ ही ये शुरू होती है चेन, और ये अभी तक कंटिन्यू है। दैट चेन, उस चेन को, उस श्रृंखला को, यानी जो अनब्रोकन चेन है, यानी जो भारत का जो इतिहास है, दैट चेन, उस चेन को आई वुड नेवर ब्रेक, आई वुड नेवर, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, ट्रीजर मतलब होता है उसको संभाल के रखूँगा, आई ट्रीजर इट। फॉर आई ट्रीजर इट, मैं इसे काफ़ी बहुमूल्य मानता हूँ। ट्रीजर मतलब बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक, और चाहता हूँ, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, इससे मैं इंस्पिरेशन पाना चाहता हूँ मैं, यानी प्रेरणा पाना चाहता हूँ मैं भारत के इतिहास से। एंड, और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the
great ocean that washes India's shore. And as witness of this desire of mine, और मेरे इस इच्छा के साक्षी के रूप में, विटनेस मतलब गवाह, साक्षी, ऑफ दिस डिजायर यानी इस इच्छा के गवाह के रूप में, ऑफ माइन यानी मेरे इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड और एज माई लास्ट होमेज और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को अंतिम श्रद्धांजलि देने की वजह से, और मैं अब मेरी जो इच्छा है उसकी गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दैट कि हैंडफुल ऑफ माई एसेज, एक मुट्ठी भर मेरी राख का, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, टू बी कैरीड जिसको बहा लिया जाएगा, टू द ग्रेट ओशन महासागर में बहा लिया जाएगा। गंगा नदी में आप फेंक देंगे तो गंगा नदी महासागर में जा गिरती हैं, तो ये भी जो है मेरी राख भी महासागरों में चली जाएगी। दैट वासेज, जो ग्रेट ओशन है वो क्या करता है, धोता है। दैट वासेज इंडिया शोर, भारत के तटों को धोता है। ठीक है, महासागर जो है भारत के तटों को धोते हैं, क्योंकि भारत जो है महासागरों से घिरा हुआ है। ये तीन तरफ से जो है महासागरों से घिरा हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी में जो महासागर है वहाँ जो है भारत के तटों को ये वास करता है, ऐसा ये कह रहे हैं। यानी मरने के बाद भी ये भारत की तटों की जो है ये सेवा करना चाहते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज यानी मुख्य भाग मेरी राखों का, हाउएवर बी डिस्पोज किया जाए, ऑफ अदरवाइज अन्य तरीक़ों से ये इसको डिस्पोज किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toils, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. I want, मैं चाहता हूँ, these to be carried high, इनको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया जाए, इनटू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन में, जहाज़ में, वायुयान में, एंड स्केटर्ड और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट उतनी ऊंचाई से उसको बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स खेतों में, वेयर द पीजेंट जहाँ पर फार्मर, पीजेंट मतलब फार्मर, ऑफ इंडिया टॉयल भारत के किसान जो है मेहनत करते हैं। तो भारत की ज़्यादातर आबादी जो है किसान होती है, तो भारत के खेतों में ये मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत के लोगों के साथ काफ़ी जो है इनका जो है प्यार और स्नेह मिला हुआ था, तो वे मरते मरते भी इनके साथ रहना चाहते हैं, मरने के बाद भी इनका साथ रहना चाहते हैं। पहला तो यह है कि ये नदी में विसर्जित होना चाहते हैं, गंगा नदी में, जो सागरों में चली जाएंगी अल्टीमेटली, और भारत के बंदरगाहों को ये वास करेंगे। और दूसरा जो है भारत के खेतों में मिलना चाह रहे हैं, जहाँ पर भारतीय फार्मर जो है मेहनत करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि ये मिल सकें, ये जो राख है मिल सके, मिंगल माने मिल सके, विद द डस्ट धूल में मिल सके, एंड सॉइल और मिट्टी में मिल सके, ऑफ इंडिया भारत के, एंड बिकम और हो सके, एन
इंडिस्टिंग्विशेबल, एक जो है इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बन सके। यानी अभिन्न अंग बन सके। इंडिस्टिंग्विशेबल माने क्या होता है? अभिन्न। लास्ट लाइन देखते हैं, लिखा गया है आई हैव रिटेन दिस विल, मैंने इस इच्छा पत्र को लिखा है और इस वसीयतनामा को लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को मैंने लिखा है। इन द ईयर, किस साल में? 1954, 1954 को ये इच्छा पत्र और वसीयतनामा को इन्होंने लिखा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गंगा, दिस वाज ऑल अबाउट द पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या विचार रखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी के बारे में और भारत की महान विरासत के बारे में। तो इसका आपने हिंदी देखा। तो इस चैनल पर मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश की तमाम लेक्चर और वीडियो लेके आता रहूँगा और पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा। आने वाले टाइम में क्वेश्चन आंसर का भी जो है वो वीडियो आपको मिलेंगे। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन मोबाइल में जाए। और इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इसका जो है फ़ायदा ले सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।